हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की, जो कि आपको पता होगा कि 9534 पद अभी इसी सितंबर माह में आने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में बताया जा रहा है कि संभावित है कि होने हैं। ठीक, तो इसके लिए देखिए आपको 4 पार्ट पढ़ने होंगे: हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस। ठीक, जीएस में खास करके आपको मूल विधि और संविधान पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो हमने मूल विधि की भी क्लासें चला दी और हिंदी की हमने बहुत अच्छी क्लासें चलाई हैं। हमने लगभग 22 वीडियो डाले हैं और उसके अलावा हमने मॉक टेस्ट हिंदी के 15 मॉक टेस्ट भी डाल चुके हैं और ये लगातार बढ़ते रहेंगे। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आज हम ये मॉक टेस्ट है मूल विधि का। ठीक, मूल विधि में आईपीसी का ये दूसरा मॉक टेस्ट है। इसके पहले हमने सुबह मॉक टेस्ट डाला था, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज दूसरा मॉक टेस्ट और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता में स्त्री का द्योतक है, मतलब स्त्री का क्या परिभाषा दी गई है, किसको स्त्री माना गया है, किसमें? भारतीय दंड संहिता के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से 15 वर्ष से ऊपर आयु वाली स्त्री किसी भी महिला का। ठीक, अगर कोई 15 साल से ऊपर की महिला है तो उसे स्त्री माना गया, या फिर 18 साल से ऊपर की आयु की महिला है तो उसे महिला माना गया है। ठीक, या फिर 21 साल से ऊपर की आयु की है महिला तो उसे स्त्री माना गया है, या फिर जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को। तो हमारा किसको महिला माना गया है आईपीसी के अनुसार? तो भैया देखिए, कोई भी बच्ची हो, अगर वो फीमेल है तो वो स्त्री या महिला कहलाएगी। ठीक, स्त्री की परिभाषा यहाँ पर किसी भी एज से नहीं कहा गया है, जन्मजात से बालिका को स्त्री के रूप में परिभाषित किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता में स्त्री से आपको ये नहीं लगाना कि किस एज की होगी तभी उसे स्त्री माना जाएगा, मतलब वो बचपन से ही जन्मजात से अगर बालिका हुई तो वो स्त्री ही है। ठीक, स्त्री के अंदर ही परिभाषित है। तो ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हमें पूछ लेते हैं कि महिला स्त्री का कितनी एज के लिए मतलब दिया गया भारतीय दंड संहिता में, उसका उल्लेख किया गया। तो इसकी कोई एज नहीं है, जन्मजात अगर कोई बालिका है तो वो भी स्त्री के कैटेगरी में आएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। देखिए, दुष्प्रेरण क्या होता है कि किसी को बरगलाना या किसी को बहका के कोई गलत काम करवाना, है ना, या फिर बहलाना फुसलाना, किसी को मतलब अपने तरीके से उसे समझा करके किसी गलत काम के लिए प्रेरित करना, वही क्या होता है? दुष्प्रेरण। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए दुष्प्रेरण हो सकता है। तो इसमें इस अपराध के अंतर्गत मतलब किस तरीके से किया जा सकता है? षड्यंत्र से, तैयारी से, प्रयत्न से या धमकी से। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, हम आपको बता दें कि आप जब धारा 7 में देखेंगे तो ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि षड्यंत्र। ठीक है, तो इसमें 3 तरीके दिए गए हैं, किसी भी दुष्प्रेरण के 3 तरीके दिए गए। पहला क्या होता है? षड्यंत्र द्वारा, जो कि ये ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? उकसाने के द्वारा, किसी को आप उकसा सकते हो ना, उकसा सकते हो कि हाँ भैया आप उनको मार दो जाके। ठीक है, या तीसरा तरीका क्या होता है? सहायता द्वारा, आप किसी की सहायता करो कि बोलो चलो ठीक है हम भी आपके साथ चलते, चलिए उनको मारी चल के, है ना, या फिर कोई षड्यंत्र कर लो। तो 3 तरीके होते हैं। तो याद रखेंगे दुष्प्रेरण कितने तरीकों से? तो 3 तरीकों से इसका अंजाम हो सकता है, षड्यंत्र द्वारा, ठीक, उकसाने द्वारा और सहायता के द्वारा। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। देखिए, कोई भी अगर किसी राज्य के खिलाफ कुछ अगर नफरत फैलाता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? राजद्रोह के लिए। ठीक, उसके ऊपर जो भी दंडित किया जाएगा वो राजद्रोह के लिए, क्योंकि देखिए राज्य के खिलाफ अगर कोई भड़का रहा, कोई चीज़ गलत नफरत फैला रहा है या मानहानि का फैसला मतलब किसी तरीके से किसी के प्रति घृणा फैला रहा है, ठीक है, सरकार के प्रति, तो वो क्या होगा? राजद्रोह के मुकदमा के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, मतलब क्या? राजद्रोह के मुकदमा के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये धारा राजद्रोह का परिभाषा मतलब राजद्रोह के बारे में किसमें बताया गया? धारा 124 के ए में। किसमें? 124 के ए में, जिसके लिए आपको आजीवन कारावास या जुर्माना भी हो सकता है। तो याद रखें कि किसी भी राज्य के खिलाफ कभी भी कोई गलत तरीके से नफरत न फैलाएं जिससे कि आपस में किसी प्रकार के झगड़े हों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, दंड संहिता प्रक्रिया कि किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है। तो किस धारा में जो विवाह के विरुद्ध अपराध होते हैं उनके बारे में बताया गया? धारा 196, धारा 197, धारा 198 या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा बताया गया है? तो धारा 198 के द्वारा। इसमें धारा 198 के द्वारा आपको बताया गया है कि विवाह से संबंधित अगर विरुद्ध में कोई अपराध होता तो उसके बारे में बताया गया है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि दंड संहिता जो है भारतीय दंड संहिता है, इसकी धारा 125 वन के घ के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार है यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के माता पिता सक्षम नहीं है कि अपना वो पालन पोषण कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें, तो उसमें कौन उनका ख्याल रखेगा। ठीक, तो कौन ख्याल रखेगा, केवल पुत्र या केवल पुत्री या पुत्र एवं पुत्री दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें इसमें दोनों की जिम्मेदारी होगी, पुत्र और पुत्री दोनों माता पिता के भरण पोषण की खर्चा मतलब उठा सकते हैं। ठीक, जिम्मेदारी उठा सकते हैं और ये उठाना भी चाहिए क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है। ठीक, तो ये सब लोगों को समझना होगा अपने आप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। जैसे अग्रिम जमानत चाहिए तो उसके लिए आप आवेदन कहाँ कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष या सत्र न्यायालय के समक्ष या बी और सी दोनों में। तो आप इसके लिए कहाँ पे कर सकते हैं, तो बी और सी दोनों में, माना डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो कहाँ कहाँ, उच्च न्यायालय के समक्ष और सत्र न्यायालय के समक्ष आप आवेदन कर सकते हैं अग्रिम जमानत के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आप अग्रिम जमानत चाहते हैं किसी से, तो आप क्या करिए, उच्च न्यायालय के समक्ष या फिर सत्र न्यायालय के समक्ष कहीं भी आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है, जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता है, ठीक, CRPC, उसके द्वारा जो धारा 77 है उसमें क्या कहा जाता है। देखिए, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जिसने वारंट जारी किया, दूसरा है सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, या फिर राज्य के सभी स्थान पर, या फिर भारत के किसी भी स्थान पर। तो समझिए इस बात को कि भारत के किसी भी स्थान पर अगर आप कोई करते हो तो मतलब क्या होगा कि वारंट जारी कर दिया गया, धारा 77 में ये बताया गया है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन डी हमारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। कहने का मतलब है जैसे कि आप कहीं गिरफ्तार करने आते हैं पुलिस वाले, तो बोलते हैं हमारा वारंट लेके आए हो, तो उस जहाँ पे वारंट की जरूरत नहीं है, बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार किन मामलों में कर सकता है। तो ये देखिए, पहला क्या है, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध हो, मतलब संज्ञेय अपराध हो। ठीक है, अगला है जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो, राज्य सरकार के संहिता द्वारा क्या हो कि उसको अपराधी उद्घोषित किया गया हो। तीसरा है जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा कारित करता हो। तो किसको मतलब कि बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, तो सभी को। ठीक है, इन तीनों मामले में बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, इसके लिए कोई भी वारंट की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा 8 का डी नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि IPC की धारा 320 में गहरी चोट, जो गहरी चोट होती है उसमें कितने प्रकार की चोटें सम्मिलित होती हैं। तो हमें इसके बारे में बताना जो IPC की धारा 320 से याद रखेंगे, IPC की धारा 320 में कितने प्रकार की चोटें बताई गई जिनको हम गहरी चोट के उसमें रखते हैं। तो कितने प्रकार की चोटें, 8 प्रकार की चोटें कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए 320 का विवरण क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अनुसार आघात के केवल नीचे लिखी किस्में घोर कहलाती है, मतलब केवल 8 प्रकार के जो आघात है वही केवल घोर उपहति के अंतर्गत आएंगे। ठीक, पहला नपुंसकीकरण, मान लिया आप आपके ऊपर कोई आघात कर रहा है, इससे आपको लगता है कि आप क्या हो, आप नपुंसकीकरण का शिकार हो सकते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो उसको, ठीक है, ये आपके घोर आघात के अंतर्गत आएगा। ठीक, अगला है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि स्थायी विच्छेद, मान लिया आपकी आंखें फोड़नी चाहे वो, है ना, तो वो भी क्या आएगा, वो भी इसी के कैटेगरी में आएगा। तीसरा क्या होगा, दोनों में से किसी भी कान की सुनने या की शक्ति का स्थायी विच्छेद, अगर दोनों में से किसी कान, चाहे एक कान या दोनों कान, किसी कान को क्षति पहुंचाता है तो उसमें भी ये आ जाएगा। अगला किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, किसी भी अंग को तोड़ता है या उसका विच्छेद करता है, ठीक, जोड़ या अंग का विच्छेद करता है, तब ये घोर उपहति के उसमें आएगा। अगला है 5वां क्या है कि किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी नुकसान पहुंचाना, ये 5वां होगा। छठा है सिर या चेहरे की स्थायी कुरूपता, अगर आपके चेहरे, मान लिया किसी के चेहरे पे तेजाब फेंक कर आपको कुरूपता कर रहा है या फिर किसी प्रकार से चेहरे पे गलत तरीके से कोई प्रभाव डाल रहा है, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। अगला है 7वां नंबर अस्थि या दांत का टूटना या विस्थापित होना, किसी का दांत टूट जाता है या फिर कोई हड्डी टूटती है तो उसके बारे में भी इसके अंतर्गत लिया जाएगा। अब 8वां क्या है, कोई आघात जिससे जीवन को संकट हो या जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति 20 दिन तक गंभीर शारीरिक कष्ट में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने में के लिए असमर्थ रहता है। तो ये 8वां है। इस लोग आई होप इनमें समझ गए होंगे। तो 8 प्रकार के क्या होते हैं जिनको घोर चोट कहा जाता है। ठीक, बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है। जो अन्वेषण होती है मतलब छानबीन जो होती है, तो अपराधी के झूठ को पकड़ने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट। तो देखिए या फिर उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी का प्रयोग किया था। देखिए नार्को टेस्ट अभी जब कुलदीप सेंगर का मामला हुआ था तो उसमें भी नार्को टेस्ट की मांग उठ रही थी, ठीक। ब्रेन मैपिंग भी होता है, ये भी एक टेस्ट है जो कि झूठ को पकड़ा जाता है। और पॉलीग्राफ ये ऐसी टेस्ट ही होता है कि झूठ को पकड़ने के लिए होता है। तो इनमें से सभी आपके लिए सारे ऑप्शन क्या हैं, सही है। तो हमारा उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है। देखिए जो पैतृकता होता है क्या कि पिता की संपत्ति किसको दी जाए, है ना, उसका निर्धारण अगर करना होगा तो किससे जांच करोगे, तो रक्त जांच से या ब्रेन मैपिंग से या डीएनए जांच से या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होगा ये, अब डीएनए के द्वारा होगा, ठीक। देखिए किसी के पिता के बारे में अगर पता लगाना होता है या फिर किसी इस तरह के केस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डीएनए जांच करवाया जाता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए जांच ही पैतृकता के लिए निर्धारण के लिए सबसे अच्छा जांच होता है, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता। तो कौन सा ऐसा मामला जिसमें आत्मरक्षा का अधिकार, सेल्फ डिफेंस का अधिकार प्राप्त आपको नहीं है, ठीक। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, दूसरा है आपराधिक अत्याचार को रोकने में या फिर जंगम संपत्ति की रक्षा में या उपरोक्त में से सभी। देखिए आपको बता दें आपराधिक अत्याचार को रोकने के लिए आपको सेल्फ डिफेंस मौजूद है आपके लिए, ठीक। जंगम संपत्ति की रक्षा के लिए भी मौजूद है, ठीक। तो आपको क्या है कि लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य में आपको आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। जैसे हम समझाने की कोशिश करते हैं, मान लिया कि आपका घर कहीं पर बना है और वो अनलीगल है, ठीक। अनलीगल है, आपका घर कहीं पर बना है वो अनलीगल है। अब कोई लोक सेवक क्या होता है, कोई कर्मचारी जो जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। मान लिया कोई डीएम आया और आपके घर को गिरवा रहा है वो कि हाँ ये अनलीगल है, ठीक है, या आपका घर अनलीगल बना है, ठीक। इससे कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डीएम गिरवा रहा। अब ऐसा नहीं कि आप डीएम के ऊपर क्या कर दो, हमला कर दो, बोल दो हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए हमने उन पर हमला किया है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा ना। तो वही चीज़ बताएगा कि लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य आप उसमें आपको आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। तो किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है, धारा 16, धारा 18, धारा 17 और धारा 19। तो किस में बताया गया है भारत के बारे में, तो धारा 18 में भारत के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अब 16 की बात करते हैं तो धारा 16 में क्या है, तो इसमें भारत सरकार के बारे में बताया, किसके बारे में, भारत सरकार के बारे में, ठीक, भारत सरकार के बारे में। और वहीं 17 की बात करते हैं तो इसमें केवल सरकार के बारे में है, सरकार, ठीक। तो सरकार में जब बात करते हैं इसमें दो प्रकार की सरकार आती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों की बातें की जाती है, ठीक। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की बातें की जाती है। अब देखिए धारा 19 में क्या है, तो 19 में आपका न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। धारा 19 में क्या है, न्यायाधीश के बारे में बताया गया। तो याद रखेंगे धारा 19 न्यायाधीश, धारा 17 सरकार। और सरकार जब बात की जाएगी तो केंद्र और राज्य दो प्रकार की सरकारें आएंगी। और भारत 16 में क्या है, भारत सरकार, और 18 में क्या, भारत के बारे में परिभाषित किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला था तो हमने ये डाल दिया। वैसे ये आपके संकेत से यातायात संकेत से संबंधित है, फिर भी ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही लग रहा है। कि इसका मतलब क्या होगा कि आगे तेज़ गति यातायात है, या आगे यातायात एक तरफ है, या आगे यातायात सीधा दो तरफा है, या आगे दो लेन सड़क है। तो इसका हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आंसर। और चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और करा देते हैं, उसके बाद आप हमें इसका कमेंट बॉक्स में बता देना आंसर, कौन सा आंसर सही होगा। अगला देखिए, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने का अपराध है। तो अपराध किस में दिया गया, अगर देखिए कोई लोक सेवक, मान लिया कि वही चीज़ है जैसे कि लोक सेवक में क्या है कि आपको बताएगा पहले कि आप सेल्फ डिफेंस का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता, ठीक। मान लो लोक सेवक कोई आपके घर के बगल से नाला निकालना चाहता है, ठीक, जैसे प्रधान है आपके यहाँ पे, तो वो आपके घर के बगल से नाला निकालना चाहता है और थोड़ा सा आपकी ज़मीन उसमें नाले में जा रही है या फिर नाली में आपकी ज़मीन थोड़ी जा रही, तो ऐसा नहीं आप उसमें बाधा डाल सकते वो, क्योंकि वो देखिए सामाजिक सबके लिए वो कार्य हो रहा है, सबके लिए हो रहा है ना। अगर उसमें आप बाधा डालते हो तो किसके अंतर्गत आप दंडनीय हो जाओगे, ये
इसमें बताने का है। तो कौन सा हमारा 186 जो धारा है भारतीय दंड संहिता की 186वीं धारा के तहत आप दंडनीय माने जाओगे अगर आप किसी भी लोक सेवा के कार्यों में बाधा डालते हो तो। ठीक, तो आपको आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके पहले आपने अगर पहला मॉक टेस्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इसके लिए हमारे चैनल पे आप जाओगे तो हमने इसके लिए अलग से मूल विधि के नाम से एक फोल्डर बना दिया जिसमें हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो कराई थी, और अब हम जितने भी मॉक टेस्ट डालेंगे उस पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आप आंसर जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर जरूर बताएं आप, और हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए आगे भी इस तरह के वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।